गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस एजुवर्ड। दोस्तों, माई सेल्फ कमलेश नागर एंड मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी जियोलॉजी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है और उसके साथ प्रोफेशनल टीचिंग के लिए बीएड कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ है। मैं पिछले 4 ईयर्स से कोटा में बायोलॉजी सब्जेक्ट की टीचिंग कर रहा हूँ और पिछले ईयर्स जो भी बैक ईयर्स है उनका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा। एकेडमिक लेवल पे जो 12th क्लास का जो रिजल्ट रहा वो 100% रहा। उसके साथ ही मेरे स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, तो हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी और मेन बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, देखो ये जो परिस्थितियां है कोविड की, इन परिस्थितियों में अभी तक ऑनलाइन क्लासेज ही पढ़ने का एकमात्र तरीका है। ऑफलाइन क्लासेज अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सरकार की गाइडलाइन आएगी, अगर वो बोलती है कि ऑफलाइन क्लासेज शुरू की जाए तो हम यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज शुरू करके आप जहाँ भी हो वहाँ पढ़ सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग ही एकमात्र तरीका है। तो मैंने सोचा कि हम भी एक प्रॉपर वे में जितना भी टाइम हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। ठीक है, तो प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए हम पूरा सीक्वेंसली पढ़ेंगे। सीक्वेंसली का मतलब ये नहीं कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे नहीं। हम सीक्वेंसली का मतलब है कि प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे में, जैसे हमारे बुक में जैसे सिलेबस में गिवन है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर से हम 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी, ठीक है, आरबीएससी 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आरबीएससी 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के सिलेबस को हम देखें तो यहां पर सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो सिलेबस 2019-20 का था वही अब तुम्हारे पास 22-21 का रहेगा। इस सेशन का भी सिलेबस सेम ही है, तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, वही सिलेबस है। ना ही सिलेबस में से कोई डिलीशन पार्ट डिलीट हुआ है, कोई पार्ट डिलीट भी नहीं हुआ है। सीबीएसई के कोर्स में जरूर डिलीट हुए हैं कुछ टॉपिक्स, यहाँ पे कुछ डिलीट नहीं हुआ। सेम सिलेबस है, जो 19-20 का था वही हमारे पास अब 2021 का है। ठीक है, तो सिलेबस हमारे न्यू सेशन का सिलेबस देख लेते हैं एक नज़र में, ताकि आपको आसानी रहेगी कि किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है। ठीक है, हमारे जो सिलेबस है एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, फिर से बोल रहा हूँ, आरबीएससी के लिए, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हमारे पास टोटल 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टोटल 14 चैप्टर है। और ये 14 चैप्टर्स से फाइनल एग्जाम में, हमारा फाइनल एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। तो मेन जो पेपर होगा उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 56 के। ठीक है, 56 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आएंगे थ्योरी एग्जाम में। ठीक है, उसके अलावा आपके जो 14 मार्क्स होते हैं, 14 नंबर, ये स्कूल वाले भेजते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सत्रांक या सेशनल मार्क्स। और उसके अलावा ये तो सेशनल मार्क्स हो गए, सत्रांक, और लगभग क्या 30 मार्क्स का आपके क्या होता है, जो 30 मार्क्स है उनका आपके होता है प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल हो गया। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं? 100। एक सब्जेक्ट का आपके वेटेज होता है 100 मार्क्स का। तो उसमें से थ्योरी पेपर कितने का होता है? 56 मार्क्स का, है ना, 56। ओके, ये 56 मार्क्स के क्वेश्चन इन 14 चैप्टर से कैसे आएंगे तो देखना, एक नज़र में हम इसको देख रहे हैं। देखो हमारे पास जो पहला चैप्टर है पादप प्रजनन, मैं चैप्टर के नाम भी लिख रहा हूं और उसके साथ साथ उसके मार्क्स लिख रहा हूं। पादप प्रजनन, हमारा मेन फोकस हिंदी पे रहेगा। प्लांट ब्रीडिंग,
हिंदी मतलब हिंदी मीडियम पर, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है हमारे पास, नाम क्या है, पादप प्रजनन, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग। यहाँ पे हम पादप प्रजनन के उद्देश्य, विधियां, ठीक है, और उसके अलावा परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक। ये जो चैप्टर है काफी बड़ा चैप्टर है और वेटेज भी काफी अच्छा है इसका, 8 मार्क्स का चैप्टर है। ये पीछे की ओर मार्क्स लिखे हुए हैं, चलो मैं इनको अलग कलर के पेन से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन हो ही नहीं। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की, कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास में जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी काफी अच्छा चैप्टर है, समझने लायक चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर भी 6 मार्क्स का है, ठीक है। इसका वेटेज कितना है, 6 मार्क्स। थर्ड चैप्टर है हमारे पास कीट विज्ञान से रिलेटेड, हम कुछ फसलों के भंडारण से संबंधित कुछ कीट और उसके अलावा, ठीक है, फसल के कुछ कीटों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि कीट विज्ञान लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, कीट विज्ञान, ठीक है। यहाँ पर 9-10 कीटों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम। ये चैप्टर हमारे पास 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, 8, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास कीट नियंत्रण की विधियां। अब ये कीट विज्ञान, कीटों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, तो कीट नियंत्रण की विधियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कीट नियंत्रण की विधियां, ये जो चैप्टर है ये हमारे पास 4 मार्क्स का है, काफी ठीक है, 4 मार्क्स भी कम नहीं होते एक अकेले चैप्टर के लिए। चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम पादप रोग विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, पादप रोग विज्ञान, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये काफी अच्छा है, 6 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद में 3 चैप्टर है हमारे पास, 6, 7 एंड 8, 6, 7 एंड 8। ये तीनों चैप्टर्स ऐसे चैप्टर है जिनमें हम क्या करेंगे, एक इस तरह के रोग पढ़ेंगे जैसे कि रबी की फसल के रोग, खरीफ की फसल के रोग, फलों के रोग, ठीक है। तो तीनों चैप्टर मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर फसलों के रोगों के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे कि खरीफ के रोग, छठे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, खरीफ की फसल के रोग, खरीफ की फसल के रोग। यहां पर रबी के पढ़ेंगे 7 में, रबी की फसल के रोग। लगभग 9 रोग यहां पर पढ़ेंगे खरीफ की फसल के, और लगभग 9 ही रोग हम पढ़ेंगे रबी की फसल के डिटेल में, ठीक है। और 8वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे फलों के रोग, और 3 फलों के रोग पढ़ेंगे हम यहाँ पर। मतलब टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 9 और 9 18, और 3 कितने हो गए, 21 रोग इन तीनों चैप्टरों में पढ़ेंगे हम। और ये तीनों चैप्टर है, इन तीनों का कंबाइंड वेटेज हमारे पास 6 मार्क्स है। मतलब तीनों चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के, ठीक है। 6, 7 एंड 8। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, इस चैप्टर में हम कुछ सूक्ष्म जीवों के छोटे जीवों के बारे में पढ़ेंगे, सूत्रकृमि के बारे में, ठीक है, निमेटोड्स, या फिर स्नेल के बारे में, घोंगा,
और उसके अलावा एक और जीव है स्लग। इन तीनों जीवों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये भी प्लांट्स में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इसका वेटेज है हमारे पास, अगर इसको देखें हम तो ये अकेला चैप्टर हमारे पास कितने मार्क्स का है। अकेले इस चैप्टर की बात करें, जो 9वां चैप्टर है हमारा, ये अकेला चैप्टर 6 नंबर का है। तो 9वां चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13, 4 चैप्टर। ये 4 चैप्टर एक तरह से हमारी फसलों के प्रमुख जीव है, ठीक है। नाम लिख देता हूं मैं। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे केंचुए के बारे में। चैप्टर नंबर 10 में किसके बारे में पढ़ेंगे? केंचुआ। चैप्टर नंबर 11 में हम टिड्डे के बारे में पढ़ेंगे, टिड्डा। और चैप्टर नंबर 12 में हम मधुमक्खी के बारे में पढ़ेंगे, मधुमक्खी। और चैप्टर नंबर 13 में हम पशु परजीवियों के बारे में पढ़ेंगे, पशु परजीवी, जो पशुओं में रोग उत्पन्न करेंगे, पशु परजीवी। यहाँ पे 2 तो आंतरिक परजीवी पढ़ेंगे हम और 2 बाह्य परजीवी पढ़ेंगे। आंतरिक परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं और बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर रहते हैं, ठीक है। तो हम कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? 13 चैप्टर में। इन चारों चैप्टरों का कंबाइन वेटेज देखें हम तो बहुत छोटे चैप्टर है, और कंबाइन वेटेज इन चारों चैप्टरों का मिला के हमारे पास 8 मार्क्स, मतलब कि इन चारों चैप्टरों से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 8 मार्क्स के। और लास्ट एंड फाइनल चैप्टर हमारे सिलेबस का लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 14, और जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान में पालन योग्य कुछ प्रमुख मछलियां। राजस्थान में पालन योग्य प्रमुख मछलियां। देखो यहाँ पर हम 4-5 मछलियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी मछलियों के सामान्य गुण, उसके बारे में जो मछली पालन है वो कैसे किया जाता है, प्रक्रिया वगैरह, ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। और ये जो अकेला चैप्टर है इसका वेटेज है 4 मार्क्स। तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैप्टर खराब नहीं है, कोई भी चैप्टर का वेटेज कम नहीं है, ठीक है। तो अच्छे चैप्टर है। शुरुआत वाले 5 चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज शो कर रहे हैं। पहला चैप्टर अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स। दूसरा चैप्टर, तीसरा फिर से 8 मार्क्स, चौथा 4 मार्क्स, और 5वां 6 मार्क्स। बाद वाले चैप्टर जरूर कम मार्क्स के कंबाइंड फॉर्म में, जैसे 3 चैप्टर मिलके 6 मार्क्स, तो मार्क्स कोई वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि छोटे चैप्टर है, आसान चैप्टर है, ठीक है। शुरुआत वाले चैप्टर थोड़े बड़े चैप्टर है, शुरुआत वाले चैप्टर बड़े हैं, इसलिए मार्क्स भी ज़्यादा है, समझने वाला पोर्शन भी ज़्यादा है इनमें। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सारे चैप्टर पढ़ने, एक एक चैप्टर, और अगर बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ोगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। इतना आसान सा सिलेबस है, और इस सिलेबस में भी अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने कुछ कमी छोड़ दी। बहुत ही कम सिलेबस है, आराम से रेगुलर पढ़ने पर 3 महीने का सिलेबस है, ठीक है। अगर आप 1.5 घंटा भी रोजाना पढ़ रहे हो, 1 घंटा 30 मिनट, तो कितने दिन का सिलेबस है? केवल 3 महीने का, ठीक है। और फिर भी अगर आप लापरवाही करते हो तो ये आपकी खुद की गलती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो सिलेबस है इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, और समस्या हो तो हम यहीं पर अवेलेबल रहेंगे। आप कमेंट कीजिए, हम क्वेरीज करेंगे, ठीक है। कमेंट की क्वेरीज करेंगे, और आप क्वेरीज के लिए हमें मैसेज कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको हर चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। जिस हिसाब से चैप्टर कवर होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम नोट्स वहाँ पर अवेलेबल करवाते रहेंगे आपको। जो चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल,
उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की तरफ डाल देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चैनल को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे भी आप क्वेरीज लिख सकते हो डिस्कस ग्रुप में जाके, और यहाँ पे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेरीज लिख सकते हो। ठीक है, हम सारी क्वेरीज को देखेंगे और अगर हमें लगेगा कि ज़रूर ये इम्पोर्टेंट क्वेरीज है तो हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सिलेबस को देखने के बाद देखो सिलेबस तो इतना सही है। ठीक, अब इसको डिटेल में भी पढ़ना है, केवल सिलेबस से तो काम चलेगा नहीं कि सिलेबस पढ़ लिया सर अब हमारा काम हो गया। ठीक है ना, तो सिलेबस से काम नहीं होता, ये तो आपको बताया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ से हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो आपकी तो यही इच्छा होगी सर चैप्टर 1 से शुरू करते हैं और हम कहाँ तक जाएंगे, चैप्टर 14 तक, एक के बाद एक। आपने परिभाषा तो पढ़ी होगी विज्ञान की कि विज्ञान में जो भी अध्ययन किया जाता है अगर उसको सही तरीके से समझा जाए विज्ञान को तो वो होता है एक तरह का क्रमबद्ध अध्ययन। लेकिन हमारी बुक की क्रमबद्ध तरीके से नहीं बनी तो हम कैसे क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है। क्रमबद्धता की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमको कोई रिलेटेड चैप्टर पढ़ने होते हैं। ये रिलेटेड चैप्टर हमने पढ़ लिए 11th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास का जो पोर्शन होता है वो 12th को समझने के लिए ही होता है मेनली। पर आपने, मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि 11th क्लास में ज़्यादा फोकस नहीं करते। ठीक है, बट यहाँ पर 12th क्लास में फोकस करना ही पड़ेगा क्योंकि सब आपसे 12th की मार्कशीट के नंबर पूछते हैं। लास्ट में जब रिजल्ट आता है 12th का तब आपसे यही पूछते हैं और क्या रहा रिजल्ट। फिर आप कहोगे नहीं नहीं सर कुछ नहीं रहा, बस हो गए पास। तो ऐसे नहीं कहना हो गए पास, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम यही कहता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता उस पर डिपेंड नहीं करता कुछ भी। ठीक है, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। वो पबजी खेलने वाला टैलेंट तो अब समाप्त कर ही दिया सरकार ने। ठीक है, आप उसमें आर्मी के जवान बन के लड़ते रहते थे ना, तो अब तो वो नौकरी आपकी गई क्योंकि सरकार ने बैन लगा दिया। ठीक है, और कोई ऐप आ जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस करना है आपको 12th पर। मेनली 12th पर फोकस करोगे तो आपकी लाइफ में आप उस स्टेज पर हो जहां से आगे की जर्नी स्टार्ट होगी कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो। क्योंकि इसके बाद आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे। 12th क्लास की मार्कशीट देख के ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो अच्छा कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें हमारी मार्कशीट में अच्छे मार्क्स लेकर आने, और उसका एक ही मात्र तरीका है कि हम क्या करें, कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई करें। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत सारे रीजन्स इस साल अवेलेबल हैं। जैसे कोविड-19 ने आपकी पढ़ाई को तहस नहस कर दिया, वरना अब तक तो हमारा आधा से ज़्यादा सिलेबस हो जाता ऑफलाइन क्लासेज में। अब कोविड-19 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो एक तरह की ऐसी समस्या है जो किसी ने नहीं चाही थी, है ना। तो सबके सामने, ये स्टूडेंट्स के सामने भी है, बाकी लोगों के सामने भी है। तो अच्छे स्टूडेंट्स की यही एक गुण होता है कि वो जो समस्या है उनका डटकर सामना करें और समस्या से बिल्कुल लड़ते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। जो टीचर्स हैं वो टीचर्स भी अवेलेबल है आपके लिए, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन तरीके से अवेलेबल है। तो उस जो भी वो मेहनत कर रहे हैं उसका थोड़ा सा फ़ायदा आप भी उठाइए। ठीक है, देखो मेरी आपको पहले ही लेक्चर में बहुत सारी गाइड करने की जो मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि आपको प्रॉपर वे में पूरा लेक्चर देखना है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचोगे कि शुरुआत का 1-2 मिनट देख लूं, ठीक है, उससे मुझे समझ में आ जाए, तो नहीं आएगा। आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा और कॉन्टिन्यूअस लेक्चर देखने पड़ेंगे, तब जाके आपके माइंड में फिट होगा।
और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और एक बार, कम से कम एक बार आप कॉपी पेन से पेन से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन से कैसे नोट करोगे? तो कुल मिला के बात है, कम से कम एक बार आपको रजिस्टर में नोट जरूर करना है, क्योंकि जब तक आप रजिस्टर में नोट नहीं करोगे कोई भी चीज़, तब तक आप कितनी बार भी सुन लो वापस से भूल जाओगे। ये हमारे मस्तिष्क की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम चीज़ों को भूल जाते। अच्छी बात भी है, चीज़ों को भूलना चाहिए। ठीक है, ये भगवान का वरदान है, सभी के पास है, मेरे पास भी है, मैं भी भूलता हूँ, तो सभी भूलते हैं। तो भगवान के इस वरदान से हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, मैं भूल रहा हूँ। अच्छी बात है भूल रहे हो, वरना बहुत सी ऐसी मेमोरी होती है जो हमको याद रहती है, हम चाहते हैं कि हम इसको भूल जाएं। ठीक है, तो बहुत सारी बुरी चीज़ें हम भूल जाते हैं ताकि हम अच्छे से रह सकें। आप तो खैर समझदार हो ही सही, 12th क्लास के बच्चे हो, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए, हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं ना। एक एक लेक्चर, रोज़ाना लेक्चर अपलोड होंगे, आज भी कल भी रोज़ाना अपलोड होंगे, है ना। टाइम में आपको बता दूंगा कि किस टाइम पे ये लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये जो भी टाइम डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे। संडे टू संडे टेस्ट होगा, जो भी 6 दिन हम पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा। ठीक है ना, तो प्रॉपर वे में हम पढ़ने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12। सर ये कैसी बात हुई, हम चैप्टर नंबर 12 क्यों पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं पढ़ रहे? तो देखो, बात तो कुछ भी नहीं है, बस यही है कि हम शुरुआत थोड़ा आसान चैप्टर से करें। ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए पढ़ाई में। तो टीचर्स की यही एक इच्छा होती है कि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो, वरना तो आजकल डिस्टर्बिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं जो कि पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होने देते। ठीक, ये मोबाइल भी एक तरह का डिस्टर्बिंग एलिमेंट ही माना जाता था, लेकिन आजकल यही एक तरीका है पढ़ने का। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होती है उनका नज़रिया चेंज होता रहता था। पहले घर वाले बोलते थे कि मोबाइल बंद करो, और अब बोलते हैं मोबाइल से पढ़ो, है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही सही, यही बोलते होंगे ना, मुझे ऐसे लगता है, मेरे से तो बोलते नहीं है खैर। ठीक है, तो आपसे बोलते होंगे, तो आप बिल्कुल मोबाइल का सदुपयोग कीजिए और पढ़िए। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है हनी बी, मधुमक्खी। हनी बी, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? हनी बी। ठीक है, यहां पर मधुमक्खी का हम पालन पढ़ेंगे, कैसे मधुमक्खी को पाला जाता है और उसका महत्व पढ़ेंगे। पालन व महत्व, मतलब हनी बी का हम कल्चर पढ़ेंगे, कल्चर एंड इम्पोर्टेंस। कल्चर एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो सभी चैप्टर को पढ़ने का हमारे पास एक ही तरीका होगा। हम सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिचय, इंट्रोडक्शन या परिचय। चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन या परिचय पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। तो देखो, यहां पर हमारे पास मधुमक्खी है, यहां पर मतलब बोर्ड में। ठीक है, तो बोर्ड पर आपके पास मधुमक्खी लिखी हुई है, मतलब हम मधुमक्खी के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेढ़ा मेढ़ा लिखा है कि थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधा लिख लेना, आपको बिल्कुल सीधा लिखना है। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम, परिचय की।
तो मधुमक्खी क्या होती है? मधुमक्खी एक कीट होती है। सबको पता है मधुमक्खी क्या होती है? कीट होती है। कोई पक्षी थोड़ी, मधुमक्खी कीट है। ठीक है। अगर मधुमक्खी कीट है तो कीटों को जंतु जगत के कौन से संघ में रखा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, जंतु जगत के कौन से संघ में रखा जाता है कीटों को? ठीक है, तो देखो सीधी सी बात ये है हमारे पास कि सभी कीटों को हम ऑर्थोपोडा संघ में रखते हैं। कौन से संघ में? ऑर्थोपोडा में। ठीक है, तो मधुमक्खी को भी हम कौन से संघ में रखेंगे? अगर मधुमक्खी की बात कर रहे हैं हम, तो इसको रखेंगे हम ऑर्थ्रोपोडा संघ में। संघ क्या होगा इसका? संघ ऑर्थ्रोपोडा होगा। छोटा लिख रहा है, बड़ा लिख रहा है? बड़ा तो खैर दिख नहीं रहा होगा आपको, छोटा ही लिख रहा होगा। तो छोटा लिख रहा है तो बताना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे। संघ क्या होगा इसका? ऑर्थ्रोपोडा, जंतु जगत का ऑर्थ्रोपोडा संघ। ठीक है, मधुमक्खी जंतु ही है। जंतु मतलब कि क्या होते हैं जंतु? अच्छा, हमारे सजीव मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं? सजीव मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो जंतु, दूसरे पादप। ठीक है सर, वीटेकर ने तो 5 जगतों में बांटा था सजीवों को। यस, 5 जगतों में बांटा था। ठीक है, तो वीटेकर के अकॉर्डिंग बात करें या फिर सिंपली बात करें, हम मधुमक्खी को हम किस में रखेंगे? जंतु जगत में। वीटेकर ने कौन कौन से 5 जगत की बात करी थी? तो उसने जीवाणुओं के लिए मोनेरा बनाया, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक के लिए प्रोटिस्टा बनाया। ठीक है, कवकों के लिए माइकोटा या फिर कवक जगत, फंजाई किंगडम बनाया। पौधों के लिए उसने बनाया पादप जगत या प्लांटी, और जंतुओं के लिए उसने बनाया जंतु जगत या एनिमेलिया। तो जंतु जगत में रखा जाता है। संघ है इसका ऑर्थ्रोपोडा। संधि युक्त उपांग जिसमें पाए जाते हैं उन सबको हम ऑर्थ्रोपोडा संघ में रखते हैं। सभी कीट ऑर्थ्रोपोडा संघ में रखे जाते हैं। जितने भी कीट होंगे यहाँ पर सभी ऑर्थ्रोपोडा में रखेंगे। और ऑर्थ्रोपोडा के अंदर भी वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें मधुमक्खी को हम कौन से वर्ग में रखेंगे? संघ के बाद में वर्ग, तो मधुमक्खी के लिए जो वर्ग होगा वो है इंसेक्टा। क्या है? इंसेक्टा। कीट वर्ग बोलते हैं इसको, इंसेक्ट बोलते हैं कीट को, तो इंसेक्टा मतलब कि कीट वर्ग। ठीक है, तो इसको मधुमक्खी को हम जंतु जगत के ऑर्थ्रोपोडा संघ में रखते हैं और इंसेक्टा वर्ग में रखते हैं। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट होती है। कैसा कीट? सामाजिक। सामाजिक कीट मतलब कि ये सामाजिक विज्ञान पढ़ती है? नहीं, सामाजिक कीट का मतलब है कि ये समाज में रहती है, समाज बनाकर रहती है। क्या होता है समाज और कैसे बना के रहती है समाज? ठीक है, तो सीधी सी बात है, समाज का मतलब क्या है? समाज का मतलब है ऐसे समूह जिसमें लोगों के काम भिन्न भिन्न होते हैं, अपना काम डिवाइड कर लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब कि खुद का स्वार्थ छोड़कर दूसरों, अपने काम से दूसरों की सहायता करना, यही समाज का मेन उद्देश्य होता है। तो मधुमक्खी भी इसी तरह से करती है। मधुमक्खी भी क्या करती है? अपने छत्ते में जितनी भी मधुमक्खियां होती हैं खुद को कितने भागों में बांट देती है? 3 भागों में, और प्रत्येक का कार्य अलग अलग होता है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में, एक छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है? 3 प्रकार की। ठीक है, मधुमक्खी के एक छत्ते में, मतलब सामाजिक कीट है, यहाँ पर एक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। सबसे पहली प्रकार की जो इंपॉर्टेंट मधुमक्खी वो है रानी मधुमक्खी, क्यून बी। क्यून बी। दूसरी है नर मधुमक्खी,
ड्रोन, ड्रोन बी। और तीसरी है हमारे पास श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, वर्कर बी। सर बी क्यों लिख रहे हो, हनी बी क्यों नहीं लिख रहे? तो मधुमक्खी हम पढ़ रहे हैं, कॉमन हमको पता है, तो बी बोलो या हनी बी बोलो, बात एक ही है। ज्यादा बड़ा लिखने से अच्छा है हम शॉर्ट में लिख दें। आप भी तो बोलते हो मैडम को क्या बोलते हो, मेम बोलते हो ना, तो वैसे ही हम शॉर्टकट करने के तरीके सीख गए। बहुत सारी चीज़ों को हम शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर क्यून बी, ड्रोन बी और वर्कर बी कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है एक छत्ते में? 3 प्रकार की। एक छत्ते में लगभग 20,000 से 50,000 मधुमक्खियाँ होती है। कितनी मधुमक्खियाँ होती है एक छत्ते में? एक छत्ते में लगभग 20,000, 20,000 है ना, 20,000 से 50,000, कभी कभी 1,00,000 भी हो सकती है। लगभग बता रहा हूं मैं, वर्ड पे बिल्कुल ध्यान दिया करो। सर आपने तो कहा था 50,000, मैंने गिनी तो 1,00,000 निकली, तो लगभग में है ना, किसी में कम ज्यादा भी हो सकती। तो एक छत्ते में लगभग कितनी मधुमक्खियां होती है? 20,000 से 50,000 मधुमक्खियां, मधुमक्खियां पाई जाती है। ओके, एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियां पाई जाती है? 20,000 से 50,000। उनमें से कितनी रानी मधुमक्खियां होती है, कितनी नर मधुमक्खियां होती है और कितनी श्रमिक मधुमक्खियां होती है? ठीक है, तो देखो रानी की संख्या एक ही होती है वैसे सामान्यतः, एक छत्ते में कितनी रानी? एक राज्य में कितने राजा होते हैं? एक देश में कितने प्रधानमंत्री होते हैं? एक ही होता है। तो एक मधुमक्खी के छत्ते में कितनी रानियां होगी? एक ही होगी। कभी कभी एक राज्य में कितने मुख्यमंत्री होते हैं? एक। कभी कभी एक मुख्यमंत्री एक्स्ट्रा बनाते हैं, देश में भी एक प्रधानमंत्री एक्स्ट्रा बनाते हैं, ठीक। तो कभी कभी ये 2 भी हो सकती है, कभी कभी पूरा ही लिखना पड़ेगा, कभी कभी 2 हो सकती है। सामान्यतः 1 होगी, कभी कभी 2 हो सकती है। रानी मधुमक्खियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं नर मधुमक्खियों की। तो इनकी संख्या 100-200 के आसपास होती है, सैकड़ों में होती है, मतलब कि 100 से 200, लगभग 100 से 200। अब बची हुई जो भी मधुमक्खियां होगी, बची हुई लिखने से अच्छा है हम ऐसे लिख दें कि हजारों में होगी इनकी संख्या। बची हुई जितनी भी मधुमक्खियां होगी, रानी और नर को छोड़कर, वो सारी कौन सी होगी? श्रमिक मधुमक्खियां। इनकी संख्या एक छत्ते में हजारों में होती है। किसमें होगी? हजारों में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, वरना आगे बढ़ते हैं। वैसे ये तो ऑफलाइन क्लास है, बताओ का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो आप बताएंगे तो कहाँ से? अगर आपको कोई दिक्कत समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स तो गिवन है ही सही नीचे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में ही हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, टेढ़ा टेढ़ा लिख रहा है, मैं बिल्कुल अच्छे से लिखता हूँ, तो आपको भी बिल्कुल इस पे ध्यान देना है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपकी राइटिंग भी चेक की जाती है। इंट्रोडक्शन में ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो भारत में, अगला पॉइंट हमारा क्या है इंट्रोडक्शन में? भारत में जो मधुमक्खी है उसकी 4 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? भारत में मधुमक्खी की 4 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है।
कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 4। जो निम्न है बताओ। देखो हम बात करते हैं उनके नाम की, जो भारत में पाई जाती है, भारत में रहती है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन सी प्रजातियां रहती है। एक तो आपसे पूछ ले और आप बता ही नहीं पाओ अपने देश के बारे में, क्या जानते हो फिर आप? ठीक, मधुमक्खियों के बारे में नहीं जानते तो फिर क्या जानते हो? एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है ना, जानना पड़ेगा, है ना। तो भारत में मधुमक्खी की 4 प्रजातियां पाई जाती है। सामान्य नाम लिख लेते हैं पहले, फिर वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है। सामान्य नाम सारंग मधुमक्खी। सर ये कैसी मधुमक्खी है? सारंग मधुमक्खी। ठीक है। दूसरी है भंवर मधुमक्खी। भंवर मधुमक्खी। ओके, उसके अलावा ये जो भंवर मधुमक्खी होती है भारतीय मधुमक्खी होती है ना, उसके अलावा छोटी मधुमक्खी। छोटी मधुमक्खी। और बात करते हैं चौथे नंबर पे हमारे पास में यूरोपियन मधुमक्खी। यूरोपियन मधुमक्खी। कितनी प्रजातियां हैं भारत में मधुमक्खी की? 4 प्रमुख प्रजातियां। इनके अलावा एक और प्रजाति और पाई जाती है, ठीक है, अन्य प्रजाति। अन्य प्रजाति जो इनके अलावा पाई जाती है। एक अन्य प्रजाति और आपको याद रखनी है, एक अन्य प्रजाति भी भारत में पाई जाती है। जिसका नाम है डंपर मधुमक्खी। क्या नाम है? डंपर मधुमक्खी। भारत में मधुमक्खी की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 4 प्रजातियां पाई जाती है। उनके अलावा एक और प्रजाति पाई जाती है, मतलब कि 5 प्रजातियां हो गई। अब मुख्यतया बात करें तो 4। आपसे जनरली पूछा जाए कि इनमें से कौन सी भारत में नहीं पाई जाती, ठीक है, अगर उसमें एक ऑप्शन डंपर मधुमक्खी तो ये भी पाई जाती है, इसको छोड़ मत देना। मुख्यतया नहीं पाई जाएगी, कुछ मात्रा में पाई जाएगी, है ना, तो इसको नहीं छोड़ना है आपको, बिल्कुल ध्यान से। सारंग मधुमक्खी वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना, एपिस डोरसेटा। अंग्रेजी में लिखूं कि हिंदी में लिखूं? अंग्रेजी में लिख देता हूं, आप हिंदी में कर लेना। मधुमक्खी में को एपिस कहा जाता है। एपिस प्रजाति की होती है मधुमक्खियां, एपिस डोरसेटा। अब डोरसेटा में आपने वैज्ञानिक नाम लिखने के नियम पढ़े होंगे, डोरसेटा में डी छोटा आएगा अगर अंग्रेजी में लिख रहे हो तो। एपिस डोरसेटा। हाथ से लिखते समय वैज्ञानिक नाम को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, जेनेरिक नेम को भी, स्पेसिफिक नेम को भी, ठीक है। वंशीय नाम और जाति सूचक पद दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। दूसरी जो मधुमक्खी है हमारे पास, भंवर मधुमक्खी, वैज्ञानिक नाम होगा एपिस इंडिका। एपिस इंडिका। जैसे लिख रहा है वैसे ही लिखना है आपको। ए कैपिटल में होगा एपिस में, और इंडिका में आई स्मॉल में होगा, है ना। तो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। दोनों वर्ड को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ये ब्रैकेट तो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर दूसरे नाम भी लिखे हुए हैं इनके। छोटी मधुमक्खी को हम बोलेंगे एपिस फ्लोरी। एपिस फ्लोरी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर से मैंने एपिस में ए बड़ा लिखा है और फ्लोरी में एफ छोटा लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास यूरोपियन मधुमक्खी है,
वैज्ञानिक नाम होगा एपिस मेलिफेरा। मेलिफेरा वैज्ञानिक नाम क्या होगा? एपिस मेलिफेरा। दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन। और डंपर मधुमक्खी का भी आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है, एपिस मेलिपोना। क्या वैज्ञानिक नाम होगा? एपिस मेलिपोना। ठीक है, मेलिपोना। ये मेलिफेरा है, ये मेलिपोना है, दोनों अलग अलग है, तो बिल्कुल ध्यान से याद रखना आप। ठीक है ना? डंपर मधुमक्खी वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिपोना, यूरोपियन मधुमक्खी वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिफेरा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर क्या बताओ बच्चों, इनमें से सबसे ज्यादा जो मधुमक्खी पालन में उपयोग में ली जाने वाली मधुमक्खी कौन सी? ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा पालन किसका किया जाता है? आप मधुमक्खी पालना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि इसमें बहुत फायदा हो रहा है, बिजनेस करते हैं मधुमक्खी पालन का। ठीक है, तो आप मधुमक्खी पालन के लिए पहले देखो कि भारत में कौन कौन सी मधुमक्खियां पाई जा रही है, कि चारों पाई जाती है ऊपर वाली। अब इनमें से कौन सी पालें? ठीक है, तो इनमें से पालने के लिए आप आपका फायदा देखोगे। सर है ना, एक तो मधुमक्खी काट लेती है, तो है ना काट लेनी चाहिए, क्योंकि काट लेंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। हम नहीं चाहते कि हमारी मधुमक्खी जिसको हम पाल रहे हैं वो हमें ही काटे, है ना। दूसरे को काट ले तो अलग बात है। घर में कोई कुत्ता पालता है, अरे कोई पालता है तो ऐसे मत सोचना सर ने ऐसे बोल दिया। आप उसको प्यार से कुछ भी नाम दे सकते हो, बहुत प्यार करते हैं लोग अपने डॉगीज को। ठीक है, तो आप भी करते होंगे, तो सीधी सी बात है, आप मधुमक्खियां पालोगे तो मधुमक्खियों को भी प्यार करोगे। ठीक है, तो मधुमक्खियों का स्वभाव गुस्सैल नहीं होना चाहिए। दूसरा, मधुमक्खियां क्यों पाल रहे हो आप? ताकि आपको शहद मिल सके। मधुमक्खियों को शहद के लिए तो पालोगे ना, कि दूध तो देगी नहीं मधुमक्खियां, शहद ही प्राप्त कर सकते हो आप मधुमक्खियों से, तो अच्छी मात्रा में शहद उपलब्ध करवा दे आपके लिए। तो यहाँ पर मधुमक्खियों को देखोगे आप, सर बताओ इनमें से कौन अच्छा शहद बनाती है और कौन काटती वाटती नहीं है ना, डंक नहीं मारती, क्योंकि मधुमक्खियां डंक मारती है, और डंक मारती है तो व्यक्ति में सूजन उत्पन्न हो जाती है। तो सीधी सी बात है, आप यही पूछोगे कि सर कौन सी मधुमक्खी इनमें से गुस्सा नहीं करती और शहद भी अच्छा बनाती है, तो हम उसको पाल लेंगे। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो यूरोपियन मधुमक्खी है ये बहुत अच्छा शहद बनाती है और गुस्सेल स्वभाव भी नहीं है। ठीक, तो सबसे ज्यादा हम पालन करेंगे इसी का। एक छत्ते से 10-15 किलो शहद मिल जाता है। तो मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मधुमक्खी कौन सी है हमारे पास? यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मधुमक्खी पालन के लिए उपयोग में ली जाने वाली मधुमक्खी कौन सी है? एपिस मेलिफेरा। सर्वाधिक पालन इसी का किया जाता है भारत में, सर्वाधिक पालन। ठीक है ना, तो सर्वाधिक पालन कौन सी मधुमक्खी का किया जाता है? ठीक है, यूरोपियन मधुमक्खी का। सर इससे कम हो सकता है कि आपसे ऐसे पूछ ले कि सर एपिस मेलिफेरा ऑप्शन में नहीं दे आपको, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन कौन सा चूज कर सकते हो चारों में से, बची हुई चारों में से? तो एपिस इंडिका, इसका भी पालन किया जाता है, तो ये भी पालन योग्य है। मैंने सिर्फ यहां पर ये लिखा है पालन योग्य। अगर आप अच्छा मुनाफा करना चाहते हो तो आपको कौन सी पालनी चाहिए? यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप कौन सी पाल सकते हो? भंवर मधुमक्खी, मतलब कि एपिस इंडिका, जिसको भारतीय मक्खी भी बोलते हैं। वैसे भी पता चल रहा है इंडिका से क्या होता है, इंडिका मतलब इंडिया, और इंडिया मतलब कि भारतीय मक्खी। ठीक है, तो भारतीय मक्खी तो अच्छी है, ये नहीं मिल रही यूरोपियन, तो भारतीय पाल लेंगे। ऐसे करते हो ना आप, है ना। ओके, अच्छा बाकी दोनों मधुमक्खियों का पालन आप क्यों नहीं करोगे? दोनों क्या मतलब तीनों का? तो इसके बारे में बात करते हैं डंपर मधुमक्खी की, तो ये तो अवेलेबल ही नहीं होती है ना।
अवेलेबल नहीं होगी तो फिर पालन कहां से करोगे। बहुत कम मात्रा में पाई जाती है भारत में। प्राकृतिक रूप से ही आप इसका शहद प्राप्त कर सकते हो, जहां पे भी इसके प्राकृतिक छत्ते लगे होंगे, है ना। और सारंग मधुमक्खी की बात करें तो सारंग मधुमक्खी बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। पहली बात तो ये गुस्सैल स्वभाव की होती है। आप इसको पाल रहे हो, इसको पसंद नहीं है कोई इसका पालन करे, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से रहना चाहती है। और दूसरी बात ये माइग्रेटरी नेचर शो करती है। माइग्रेटरी जानते हो तुम, स्थानांतरित स्वभाव, स्थानांतरित स्वभाव होता है इसका। क्या होता है स्थानांतरित स्वभाव। मान लो आप मधुमक्खी पालन कर रहे हो तो आप मधुमक्खियों को काय में रखते हो, पेटियों में रखोगे ना। मधुमक्खियों को पेटियों में रखोगे भाई, कहाँ रखोगे और, ठीक है। तो जिन पेटियों में आप मधुमक्खियों को रख रहे हो, वो जो बॉक्स है वहां से आपने इनको छोड़ना ही पड़ेगा। पानी वानी पीने जाती है, फूलों का रस लेने जाएगी, वहां पड़ी पड़ी तो ये रस नहीं बनाएगी, ठीक है। तो ये रस लेने जाती है और इनको दिख गया अच्छा सा जगह मतलब कि इनको दिख गया अच्छा सा प्लांट, पौधा, बड़ा वाला, छोटा पौधा नहीं। तो इन्होंने सोचा कि कहाँ उस लकड़ी के बक्से पे जाके पैक हुए, हम तो हमारा एक नया घर बनाएंगे यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे ही रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और वापस लौटकर नहीं आती। कौन सा स्वभाव दर्शाती है। स्थानांतरित, एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रवृत्ति दर्शाती है, वापस लौट के भी नहीं आती, ठीक है। एक गुस्सैल स्वभाव दर्शा रही। तो इसलिए हम कौन सी मधुमक्खियों को नहीं पालेंगे, सारंग मधुमक्खियों। क्यों नहीं पाला जाता, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारंग मधुमक्खियों का पालन क्यों नहीं किया जाता। तो आप आंसर क्या दोगे, सर इनका स्वभाव गुस्सैल होता है तथा ये स्थानांतरित स्वभाव दर्शाती है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रवृत्ति दर्शाती है, ठीक है। अतः हम ऐसी मक्खियों का पालन नहीं करेंगे जो ऐसा काम कर रही है, ठीक है, जो कहीं भी जा रही है। ऐसी मधुमक्खियों को कौन पालेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और कौन सी बची, छोटी मधुमक्खी। तो छोटी मधुमक्खी का पालन भी नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये आकार में बहुत छोटी है। आकार में छोटी है तो इसके एक छत्ते से पाव भर शहद निकलता है। इतने से शहद का हम क्या करेंगे, ठीक है, इतने से शहद का हम क्या करेंगे, हम जितने पैसे लगा रहे हैं उतना ही शहद निकल रहा है। तो कम मात्रा में शहद मिलता है हमको, इससे कम मात्रा में शहद मिलता है। आकार में छोटी होती है, वैसे नाम से पता चल रहा है छोटी मधुमक्खी, एपिस फ्लोरी नाम भी सबसे छोटा है इसका ही। तो एपिस फ्लोरी छोटी मधुमक्खी, तो बहुत कम मात्रा में शहद बनाती है, इसलिए हम इसका भी पालन नहीं करते, ठीक है। अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि कौन सी मधुमक्खी का पालन करेंगे हम। मधुमक्खी पालन करने के लिए कौन सी मधुमक्खी का पालन करेंगे, बताओ। सर्वाधिक पालन एपिस मेलिफेरा यूरोपियन मधुमक्खी, उससे कम भारतीय मक्खी भंवर मधुमक्खी एपिस इंडिका का, ठीक है, ओके ना। और ये दोनों नहीं है तो फिर पालन नहीं करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, ठीक। परंतु हम नुकसान नहीं उठाएंगे। इन दोनों का पालन क्यों नहीं किया जाता वो मैंने समझा दिया। डंपर मधुमक्खी का पालन क्यों नहीं किया जाता वो भी मैंने समझा दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जिस टाइम पे भी मैं बताऊं उस टाइम पे अवेलेबल होना है ना, और थोड़ा सा हेल्प करके थोड़ा सा स्प्रेड करो चीज़ों को। आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऑटोमेटिक अंदर से डेवलप होने चाहिए फीलिंग्स आपके, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।